थोड़ा सा हमें पाकिस्तान किस तरह का प्रोपेगेंडा करता है कश्मीर में, उसके बारे में बताइए उदाहरणों के साथ। जैसे अभी एक आपने कहा कि जिन आतंकवादियों को भेजा जाता है उनको ये कहा जाता है कि साहब वहाँ तो अजान की आवाज़ तक नहीं दी जाती है मस्जिदों से। आपने ऑपरेशन माँ का, हमसाया का, ऐसे बहुत सारे जो कोर कमांडर के तौर पर आपने प्रयास शुरू किए और लाइक मोस्ट ऑफ द सीजन्ड आर्मी वेटरन्स यू हैव ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन दिस कि इन सब समस्याओं का अंततः एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलता है ना। ये हमारे देश के नागरिक हैं जिनमें से कुछ को बहकाया जा रहा है। तो मैं वो प्रोपोगेंडा का मोडस ऑपरेंडी समझना चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या क्या बोला जाता है। आपने 88 की अपनी पोस्टिंग में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है कुपवाड़ा में रहने के दौरान कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट 1987 रिगिंग। 1989 की लोकसभा चुनाव में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ और वो बहुत अलार्मिंग होना चाहिए था, उस पर बात नहीं होती है। बसेस श्रीनगर में चल रही हैं और कंडक्टर बोल रहा है मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, उस पर बात नहीं होती। कितने बड़े पैमाने पर वेपन इधर आ चुके थे, उस पर बात नहीं होती है। और होती भी है तो वो सीधे 19 जनवरी 1990 को एक पिन पॉइंट कर दिया जाता है, जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने आवाज़ लगाई और कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ के जाना पड़ा। पर उसके पहले के जो हमले शुरू हुए, चाहे वो जस्टिस गंजू पर किया गया हमला हो, चाहे वो दूरदर्शन के डायरेक्टर कौल साहब पे किया गया हमला हो, या उसके पहले अनंतनाग में जो कार्रवाइयाँ हुई उन सब पे हो, तो थोड़ा उस प्रोपोगेंडा के मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताइए। क्योंकि आपने किताब में सबसे आखिरी में सबसे पहले आईएसआई क्या क्या करता है, उसके 8-10 जो तौर तरीके हैं उनके बारे में लिखा है। जी हाँ, देखिए अभी तो मीडिया प्रोलिफरेशन हो गया है, सोशल मीडिया प्रोलिफरेट हुआ है। उस टाइम पे वर्ड ऑफ माउथ का ज़माना था 88 में, और कश्मीर में आज भी एक इकोसिस्टम काम करता है जी। उस इकोसिस्टम के चंद एक स्टेक होल्डर्स और प्लेयर्स हैं। टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं, OGW है, ISI है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है एंड हुर्रियत है, कुछ पॉलिटिशियन हैं, वर्नेकुलर प्लस भी उसमें है। ये उस इकोसिस्टम को जिंदा रखना चाहते हैं। कुछ NGOs भी हैं, बहुत मात्रा में हैं, और ये इनका सबका एजेंडा है, बायस है, इनके बेनिफिट्स हैं इकोसिस्टम के। ये नहीं चाहते कि ये टेररिज्म समाप्त हो, ये उस इकोसिस्टम को हवा देते रहना चाहते हैं। ये कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। ये गाजी कौन था? एक मामूली टेररिस्ट था, लेकिन वो 4 दिन में पुलवामा के बाद में इसको इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ बना दिया गया इसी इकोसिस्टम द्वारा, जिसमें मीडिया शामिल है, कि गाजी ने ये कर दिया, गाजी ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। नाउ इमेजिन दे आर रेफरिंग टू मोहम्मद गजनी। और तो जब मेरे से सवाल पूछा गया कि वो गाजी मर गया कि नहीं मर गया, मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके ऊपर तवज्जो भी दूं। 2 कौड़ी का टेररिस्ट, मैंने उसका नाम भी नहीं लिया जो उसका ओरिजिनल नाम था। मैंने कहा कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, परवाह नहीं, वी आर देयर, डोंट वरी। सो वो जो इकोसिस्टम था वो तब भी था। अभी 19 जनवरी 90 की आपने बात की। 18 जनवरी 1990 को एक चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देता है एंड फिर बोलता है मेरे टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, 19 जनवरी 90 से टेररिज्म शुरू हुआ। मैंने डाटा के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स, परसेंटेजेस के साथ ये बोला है, टेररिज्म वाज प्रेवलेंट बिफोर 19 जनवरी 1990। यस। आपने आपने नाम लिए हैं जस्टिस गंजू का, आपने नाम लिए हैं मिस्टर कौल का, आपने नाम लिए हैं 89 के इलेक्शन का। 1987 का इलेक्शन हर कोई ठीकरा फोड़ता है। 1989 जब इलेक्टेड गवर्नमेंट सो टू से वाज इन पावर, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई खड़ा ही नहीं होता है एक पार्टी के खिलाफ। अनअपोज्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाता है, मेंबर पार्लियामेंट की सीट जीती जाती है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं, चाहे वो बारामूला है, चाहे वो अनंतनाग है, 5%, 5.5% वोटिंग होती है, जबकि नीचे उधमपुर में वोटिंग इज लाइक नेशनल एवरेजेस। डर का माहौल था। व्हाट इज डर का माहौल? टेररिज्म था। पीपल वर टेरराइज्ड, वेपन्स वर देयर, किलिंग्स वर हैपनिंग। पाकिस्तान में लड़के जा रहे थे, ट्रेन होके वापस आ रहे थे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं करता। कोई वो इकोसिस्टम को सूट नहीं करता। इकोसिस्टम को सूट करता है कि दिल्ली ने ये कर दिया, दिल्ली ने वो कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया। सच्चाई बयान है किताब में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं लोगों को जानने के लिए। आतंकवाद 19 जनवरी 1990 को नहीं शुरू हुआ। 19 जनवरी 1990 इतिहास में, कश्मीर को और हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन था।
जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया। और नुकसान किसका हुआ? कश्मीरी पंडित जो भी वहाँ से डिस्प्लेस हुए, पहले आके कैंप्स में रहे, बहुत बदतर हालात में रहे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी संभाली। अभी दे आर डूइंग वेरी वेल, नेक्स्ट जनरेशन, द नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन कश्मीरी पंडित कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा थे, चाहे वो प्राइमरी टीचर है, चाहे वो हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल टीचर है, चाहे वो प्रोफेसर है, डीन है, वाइस चांसलर है। जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकले तो कश्मीर की आत्मा का एक हिस्सा निकल गया। एजुकेशन सिस्टम क्रम्बल्ड, तहस नहस हो गया पूरा एजुकेशन सिस्टम। उस टाइम पे लकड़ी के स्कूल होते थे दूर दराज के इलाकों में। टेररिस्ट ने सबसे पहले आके उन स्कूलों को आग लगाई। बहाना क्या था कि आर्मी इसमें कैंप बनाती है। स्कूलों को आग लगाई, बच्चे के लिए जाने के लिए स्कूल नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। फिर हड़ताली दौर शुरू हुआ हुर्रियत का। साल में 280 दिन तक हड़ताल रहती थी, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। एग्ज़ाम के टाइम पे सबको इन मास नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। जब वो बच्चा 12वीं में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी प्रोफेशनल कॉलेज या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देता है, ही इज़ अनएबल टू कम्पीट। उसका नंबर ही नहीं पड़ता इन सब जगहों पे, वो फ्रस्ट्रेट होता है। 35A के कारण MNCs की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, नया बिजनेस नहीं खुल रहा था, एजुकेशन वीक, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नॉट देयर, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नॉट देयर। एंड लड़का करे तो करे क्या? हथियार उठाएगा। ये जो इकोसिस्टम था, दे डिड नॉट वांट द प्रोग्रेस ऑफ कश्मीर एंड प्रोग्रेस ऑफ कश्मीरी यूथ। इसलिए ये किताब में अब दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट हैपेंड इन कश्मीर। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये उनको सूट नहीं करता है। अगर ये बोलें कि टेररिज्म के कारण आपके यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, 35A के कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इस दौर को देखिए, 1988, 89, 90 में टेररिज्म शुरू हुआ। 1990 में इकोनॉमिक ओपनिंग अप ऑफ द कंट्री हैपेंड, इकोनॉमिक ग्लोबल विलेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ऑल दिस थिंग्स हैपन। यहाँ पे कीमत बढ़ी, लोगों की आय बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी। वहाँ पे उसी दौरान 1990 से टेररिज्म शुरू हुआ। जो कोई छोटी मोटी फैक्ट्री थी वो भी बंद करके भाग गए। इधर 1990 के बाद में इकोनॉमिक बूम हुआ, वहाँ पे इकोनॉमिक डूम हुआ। किसको नुकसान हुआ? नुकसान कश्मीरी का हुआ, नुकसान कश्मीरी माँ का हुआ जिसका बच्चा जहाँ तो टेररिज्म के कारण मरा, किसी टेररिस्ट ने मार दिया, जहाँ उसने गन उठाई थी तो सिक्योरिटी फोर्स के साथ इनकाउंटर में मरा। माँ का बच्चा कैसे भी मरे, माँ का नुकसान है। कोई उस टेररिस्ट की माँ का बारे में जिक्र नहीं करता है क्योंकि वो इकोसिस्टम को सूट नहीं करता है, क्योंकि वो माँ सवाल पूछेगी कि मेरा बेटा तुम्हारे कारण मरा है, उसके माँ के लिए जवाब नहीं है, तो उस माँ का जिक्र ही नहीं होता है। बात घुमा फिरा के वहीं पे आती है, दिल्ली ने ये किया, 370 हुआ, आर्मी ने ये कर दिया। तो ये एक बहुत लाइव सिचुएशन है कश्मीर की। अब आप किसी नॉर्मल कश्मीरी या कॉमन कश्मीरी से बात करोगे, मैं बहुत बात करता हूँ। आपने ऑपरेशन माँ का जिक्र किया, ये ऑपरेशन माँ कहाँ से शुरू हुआ? इसी बात से शुरू हुआ कि नो मदर शुड बी विदाउट अ सन, नो सन शुड बी विदाउट अ मदर। जेनेसिस गोज बैक टू माई मदर इंसिडेंट। जेनेसिस गोज बैक टू जब मैं कैप्टन था, कोई कश्मीरी टेररिस्ट मरता था, उसकी जेब से माँ के लिए चिट्ठी निकलती थी, जहाँ माँ ने चिट्ठी लिखी होती थी, जहाँ उसने माँ को चिट्ठी लिखी है। तो मुझे, क्योंकि इतने टेन्योर हैं कश्मीर में और इतने लोगों से बातचीत की है, माँ का महत्व वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। किसी भी सोसाइटी में माँ का महत्व बहुत है, लेकिन कश्मीरी सोसाइटी में बॉयज़ आर वेरी अटैच्ड एंड क्लोज टू द मदर। आपने तो कुरान की एक आयत का भी जिक्र जी किया। हाँ, कुरान की आयत भी है, वो इसमें जिक्र है, मेरी किताब में भी जिक्र है और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र हुआ था। बहुत अच्छी आयत है कि पहले माँ को खाना दो, फिर माँ को खाना दो, फिर माँ को खाना, फिर बाप को दो। 3 दफा जिक्र होता है कि पहले माँ, पहले माँ, पहले एग्जैक्ट माँ, आयत का फिर जिक्र बाप। है। सो ये एक हमारा कल्चर है, हमारी भावनाएं हैं, ये हमारा वजूद है। तो उस माँ को कौन जवाब देगा? फिर जब ऑपरेशन माँ शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले माँओं को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चे को बोलो हथियार छोड़ के वापस आए। सरेंडर नहीं मैं बोलता हूँ, क्योंकि सरेंडर के साथ एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा जुड़ा है। बड़ा गया था, पहलवान बन के सरेंडर करके वापस आ गया। ऑन द क्वाइट बच्चा वापस आता है, उसके खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं बनता है,
उसको अल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो जम्मू रीजन में है, जहाँ किसी दूसरे स्टेट में है, जैसे वो जो उसको पसंद है उसके हिसाब से उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है। उस 1 साल में 50 से ज़्यादा बच्चे ऑपरेशन माँ के तहत वापस आए। आपने जिक्र किया ऑपरेशन चल रहा है, मोबाइल पे बात हो रही है बच्चे के साथ, अचानक बच्चे का चार्ज ख़त्म हो जाता है, रिचार्ज जिसको बोलते हैं, उसका फ़ोन बंद हो जाता है। हम लोग उसके फ़ोन में पैसे डलवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं कि वो अपनी माँ से बातचीत जारी रखे, उसकी जान बच जाए। ये बातें नहीं करेंगे लोग, ये इकोसिस्टम को सूट नहीं करता है। तो सच्चाई अगर जाननी है तो आपको एक निष्पक्ष आदमी से जानना पड़ेगा। और मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी किताब के एक भी लफ्ज़ को कोई चैलेंज करे या बोले कि ये झूठ लिखा है, तथ्यों पे आधारित किताब लिखी है। सो इट हर्ट्स। क्लियरली आप अभी भी बात कर रहे हैं तो यू आर दिल वेरी दुखता है। एजिटेटेड। किसी का जवान बच्चा, माँ बाप कितने खुश होते हैं, बच्चा पैदा हुआ, मन्नतें मांगते हैं।